एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टेकलाइट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लासेस में। क्रांतियों की जब आप बात करें ना तो पहले दो बातें कर लेते हैं। हरित क्रांति की सबसे पहले हरित क्रांति की बात कर लेंगे, ठीक है। 1967-69 का टाइम है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः, और ये बेस किस पे थी? रासायनिक खाद और उर्वरकों के यूज़ पर। हमारा मैक्सिको से हमने मैक्सिको मॉडल अपनाया था। MS स्वामीनाथन, बाद में इन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला। इसके कर्ता धर्ता थे एक तरीके से, ठीक है। एक वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन, ठीक है। सबसे अधिक गेहूं की फसल को फायदा हुआ। ठीक है। देखिए, एक टाइम था 1967-69 से पहले कि अमेरिका और यूरोप जैसे जो विकसित राष्ट्र थे, अपने यहाँ के जो उनके गोदाम में जो खराब चावल होता था, खराब गेहूं होता था, उसे भेजा करते थे कि वहाँ के गरीब लोग खा लेंगे, ठीक है, जिसको वहाँ वो अपने जानवरों तक को नहीं खिलाया करते थे। तो उस टाइम भारत सरकार को ऐसा लगा कि कुछ बदलाव हमारी कृषि पद्धतियों में करने होंगे। उसके पहले रासायनिक खाद, उर्वरक, ये सारी चीज़ों का हम यूज़ नहीं किया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उसने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को चुना। भाखड़ा नागल डैम उस टाइम पे जब बन चुका था, उससे जो नहर आई, उन नहरों के माध्यम से यहाँ सिंचाई की गई और बड़ी मात्रा में हम कृषि अधिशेष की तरफ पहुँच गए। जो हमको बाहर से सामान खाने का मंगाना पड़ता था, गेहूं चावल वगैरह, अब हम इसी स्थिति में पहुँच गए कि हम निर्यात कर सकें। आज हम दुनिया में चावल के मामले में नंबर 2, नंबर 1 ट्रेंड करते रहते हैं, ठीक है। चीनी के मामले में भी कभी ब्राज़ील हमसे आगे, कभी हम उनसे आगे। नंबर 1, नंबर 2 हम उसमें भी ट्रेंड करते हैं। लगभग हर फसल में आप देखेंगे तो टॉप 3, टॉप 5 में आपको भारत मिलेगा, दुनिया के सबसे ज़्यादा उत्पादक प्लस निर्यातक में, ठीक है। तो ये सारा का सारा बदलाव हरित क्रांति से आया था और इन सब चीज़ों का जो यूज़ होता गया तो इससे हमारा बहुत फ़ायदा हुआ। कृषि अधिशेष स्टार्ट हो गए, FCI के गोदाम भरने लग गए। लेकिन रासायनिक खाद और उर्वरकों के यूज़ से धीरे धीरे ज़मीन क्षारीय होती चली गई, फसल जहरीली होती चली गई, वहाँ के आसपास के जल स्रोत वो जहरीले होते चले गए, भूमिगत जल स्रोत जहरीले होते चले गए। कैंसर जैसी बीमारियां वहाँ पर होने लगी। जो ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं करते थे उन्हें भी अलग अलग तरह के कैंसर होने लगे। मैंने बताया कि अमृतसर से यूपी के दिल्ली के लिए कैंसर एक्सप्रेस भी चलती थी। तो ये सारी की सारी हरित क्रांति थी जिसके बारे में जानना था। हरित क्रांति का एक स्वरूप आप पढ़ेंगे भारतीय इकोनॉमिक्स के साथ भी, वहाँ भी ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हरित क्रांति के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रांति कहने का मतलब ये था कि क्रांति होती क्या है। किसी चीज़ के, किसी जगह के सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक उन क्षेत्रों पर आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, पूरी तरीके से सत्ता पलट जाए, पूरी तरीके से जो पुरानी व्यवस्था थी वो पटरी से उतर जाए और नई व्यवस्था आ जाए। ऐसा करने वाले माध्यम को क्रांति कहा जाता है, ठीक है। क्रांति ऐतिहासिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। जो 91-92 में हमने उदारीकरण, निजीकरण का काम किया वो एक आर्थिक क्रांति थी, ठीक है। वैसे ही भौगोलिक क्रांतियाँ भी होती हैं, ऐतिहासिक क्रांतियाँ भी होती हैं। कई देश क्रांतियों के माध्यम से आज़ाद हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आएंगे श्वेत क्रांति के ऊपर। श्वेत क्रांति, नाम याद रखिएगा, वर्जिस कुरियन, इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति की थी। गुजरात के आनंद गांव से चालू हुआ। नाम इसका पड़ा अमूल, ठीक है। अलग अलग संस्थाएं मिलके आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। अमूल अलग अलग छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे गांव वाले मिल के अपना दूध यहाँ लाने लगे। एक बड़ी संस्था के रूप में अमूल यहाँ पे बनी जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री थे इस टाइम आपके लाल बहादुर शास्त्री, वो उन्होंने जाकर ये सारी चीज़ें आनंद नाम के गांव से, गुजरात से आरंभ करवाई थी, ठीक है।
तो ये होती है क्रांतियाँ। अब क्रांतियों के बाद आगे चलेंगे, अलग अलग जो क्रांतियाँ हैं छोटी बड़ी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप बात कर लेंगे तो इन चीज़ों में लिखेंगे आप। सबसे पहले मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्रांतियों में। सबसे पहले मैंने लिखा है पीली क्रांति। पीली क्रांति में सबसे सामने लिखिए सरसों और दूसरा लिखिए अरहर। ठीक है, पीली क्रांति के साथ आप लिखिए सरसों, और दालें भी लिख सकते हैं, अरहर ही ना लिखें, दालें लिख सकते हैं। ठीक है, ये पीली क्रांति के साथ है। लाल क्रांति टमाटर है। ठीक है, मांस भी है इसके अंतर्गत। कई बार क्या होता है ना, इनके दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि जैसे अगर मान लीजिए आपने दालें याद किया, सरसों आ गया, तो आप पीली कौन सी है, आप थोड़ा सा इसे सोच के चलिएगा। नीली क्रांति मतलब यही मछली पालन का इलाका है। ठीक है, भूरी क्रांति, भूरी जो है वो उर्वरकों से जुड़ी हुई है, उर्वरकों से जुड़ी हुई क्रांति को भूरी कहा गया है। गुलाबी में आपकी आ जाएगी प्याज और झींगा उत्पादन भी गुलाबी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सुनहरी क्रांति लिख लीजिए, सुनहरी के अंतर्गत जूट आ जाएगा आपका। ठीक है, रजत क्रांति के अंतर्गत आपके अंडे आ जाएंगे, प्लस कपास भी आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर आती है काली क्रांति, पेट्रोलियम। ठीक है, स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा भी है, या स्वर्ण रेशा लिखिए इसे आप, स्वर्ण रेशा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नहीं, स्वर्ण रेशा, ये है जूट। और रजत रेशा, ये सब आपको याद रखने हैं ना। रजत रेशा ये है कपास। ठीक है, वृत्ताकार, इसके अंतर्गत पुनः अंडा लिख लीजिए। ठीक है, सदाबहार के अंतर्गत सभी फसलें। और इंद्रधनुषी, तो इसमें अंदर से सभी सब्जियां प्लस फल, ये सारी की सारी जगह शामिल होंगी। ये सारी क्रांतियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। इन चीज़ों को अगर आपने नोट डाउन कर लिया है। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or VYAPM and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. ये आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा, इसलिए परेशान मत होइए। इसको हमने साथ में करते हुए हम आगे बढ़े हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे और राज्य और उत्पादन देख लेंगे, लेकिन इसे ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि राज्य बदलते रहते हैं और इन राज्यों के बदलने के क्रम के अनुसार भी हमें भी अपनी तैयारी रखनी है, हमें भी इस चीज़ों को समझ के चलना है। तो राज्य के हिसाब से हम लेके चलेंगे। कौन कौन से राज्य हैं, राज्य लिख लीजिए एक तरफ, और दूसरी जगह फसलें, सबसे ज़्यादा कहाँ पे कौन सी चीज़ें उत्पन्न होती। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन अगर फसल से लेकर चलें तो देखिए कपास से चालू करते हैं। कभी कभी गुजरात भी इसमें आगे आ जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, गन्ना, MH लिख रहा हूँ मैं, MH मतलब महाराष्ट्र होता है। ठीक है, कुल सब्जियां में आपका उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, मक्का, फिर आपका महाराष्ट्र, मक्का में भी बाजरा, राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो कुल दलहन, कुल तिलहन प्लस सोयाबीन, इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है।
मसालों की बात करेंगे, सभी मसालों में सबसे आगे है केरल, ठीक है। कॉफ़ी कर्नाटक, चाय असम। देखिए इसमें से 2-3 में तो बदलाव हर साल आते हैं, कोई ना कोई राज्य किसी न किसी राज्य को पीछे कर देता है, इसीलिए इसमें बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। गेहूं लिख लीजिए, गेहूं यूपी, ठीक है। जूट प्लस चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। हमने मक्का लिख लिया, ठीक है। ज्वार लिख लीजिए, महाराष्ट्र पुनः ज्वार के अंतर्गत, ठीक है। फलों के उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है, ठीक है। रबर केरल में, आगे लिख लीजिए मूंगफली गुजरात, ठीक है। चना मध्य प्रदेश, कपास जूट ये भी हो गए हमारे, ठीक है। तो ये कुछ फसलें थी जिनके बारे में हमें बात करनी थी, इन सारी फसलों को आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। देखें यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। बोर्ड, और वो बोर्ड कहाँ उपस्थित है। बोर्ड का मतलब ये है कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ से उन सारी के सारे उत्पादों का आयात निर्यात, उनकी सारा का सारा जो उनका हिसाब किताब है, सारा उनका जितने भी उनका विपणन करना है हमें, वो सारी की सारी चीज़ें उन जगहों से, उन मुख्यालयों से संचालित की जाती हैं। तो बोर्ड और शहर का नाम लिख लीजिएगा। पहला कॉफ़ी बोर्ड है, मैंने बताया था कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन है, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर में मिलेगा। रबर केरल में उत्पादन होता है, इसके बारे में हमने बात किया। कोट्टायम है ये, ठीक है, कोट्टायम केरल में। चाय है कोलकाता, सबसे ज़्यादा असम में उत्पादन होता है, नॉर्थ ईस्ट में उत्पादन होता है, लेकिन कोलकाता ये ऐसी जगह है जहाँ से इसका व्यापार वाणिज्य की सारी चीज़ों का केंद्र होता है। यहाँ पर वो फसलें कट के आके संकेंद्रित होती हैं, इसीलिए कोलकाता। तंबाकू जो है वो गुंटूर है, आंध्र प्रदेश है ये, आंध्र प्रदेश। फिर आता है मसाला, केरल बताया था मैंने, कोच्चि भी केरल में है। मांस उत्पादन, मांस का जो बोर्ड है वो दिल्ली में है। अंगूर बोर्ड है पुणे में। ये कुछ प्रमुख बोर्ड है जिनमें क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और ये आपके नोट्स में होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रहना है। आगे बढ़ेंगे संस्थान। देखिए संस्थानों का काम क्या है। संस्थान करते हैं शोध, शिक्षा, ठीक है, और इससे फिर निकलते हैं निष्कर्ष पे। और निष्कर्ष किस बारे में होती है, जो इनके बीमारियां लगती हैं, प्लस इनका जो उत्पादन है वो कैसे बढ़ाया जाए या फिर कैसे कम हो रहा है, इसके बारे में सारा का सारा शोध कार्य यहाँ होता है। तो कुछ प्रमुख शोध संस्थान हैं जो आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए। पहला है राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, वो है कानपुर में। दूसरा लिखिएगा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ठीक है, मछली से जुड़ा हुआ, वो है हैदराबाद में। हमने समुद्र सुरक्षा संस्थान भी देखा था, हैदराबाद में है, और मत्स्य विकास बोर्ड भी हैदराबाद में है, जबकि समंदर का इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है, उड़ीसा, कटक उड़ीसा में है। आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय डेयरी, ठीक है, दूध से जुड़े हुए, दूध के ऊपर जहाँ शोध होता है, डेयरी शोध संस्थान, ये करनाल में है।
इसके आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ, फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री फार्म या बोर्ड ये है दिल्ली में। और टिड्डी चेतावनी संगठन, बहुत हमले हुए हैं टिड्डी के, ठीक है, बड़ा न्यूज़ पे ये चीज़ आई हुई थी, ये आपका जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। हमारा कृषि वर्ष तो आपको पता ही होगा कि ये अपना कृषि वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून का, ठीक है, कृषि वर्ष है। इसी के बीच में भारत का कृषि वर्ष होता है आर्थिक रूप से। तो ये आपका टोटल कृषि था। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ कृषि आपको और पढ़ने को मिलेगी, लेकिन ज्योग्राफिकली आपको ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए तैयार रखनी है अपनी। संस्थान, बोर्ड्स, रबी, खरीफ और ये जितनी भी मैंने पद्धतियाँ बताई हैं उनसे जुड़े हुए सवाल। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे की तरफ लेक्चर में बढ़ेंगे। टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमने दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है, और मध्य भारत की नदियाँ, ये टॉपिक हमने छोड़ा हुआ है, ये हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस बीच में हमने यहाँ पे कृषि की है, अगले क्लास से हम वो नदियों का अपवाह तंत्र का जो सेक्शन बचा है उसे पूरा करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। खत्म।